हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर जुड़ जाए। वहां इसका भी पीडीएफ और भी बहुत तरीके के बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय नंबर 6 है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का महाजनपद काल। तो देखते हैं दोस्तों इस अध्याय को किस किस चैप्टर से लेकर बनाया गया है। न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 6 चैप्टर 4 भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। और ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 11 चैप्टर 11 जनपद, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। चैप्टर 12 है दोस्तों ईरान और मकदूनियाई आक्रमण। और न्यू एनसीईआरटी के क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों राजा, किसान और नगर। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस महाजनपद काल अध्याय को बनाया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण के लिए एक उपयुक्त परिस्थिति निर्मित हुई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जो है लोहे की व्यापक प्राप्ति हुई दोस्तों, खास करके बिहार के राजगीर क्षेत्र से, जिसकी वजह से दोस्तों बड़े बड़े प्रादेशिक यानी जनपद राज्य क्षेत्रों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के समय लगभग 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो 16 बड़े जो राज्य थे दोस्तों, उन्हीं राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपदों में जो है अधिकांश विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक विस्तृत थी। तो जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, वो अधिकांश जो है विंध्याचल पर्वत के उत्तर क्षेत्र में ही स्थित थे दोस्तों, और कुछ जो है पश्चिमोत्तर सीमा जो है भारत का उससे भी मिलते जुलते हैं। इस समय कई महत्वपूर्ण गणराज्य भी अस्तित्व में आए थे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थी। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि है ना, किस ग्रंथ से जो है 16 महाजनपदों के उल्लेख का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है दोस्तों, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों में जो है 16 महाजनपदों के उदय की उल्लेख को देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग महाजनपदों का विवरण देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इन महाजनपदों का विवरण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला है दोस्तों अंग। अंग जो है पूरब से शुरू करने वाला पहला जनपद अंग था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। और अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो चंपा थी, जहाँ ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग मिट्टी का किला भी मिला है। तो अंग जो है दोस्तों वो बिहार में स्थित है दोस्तों, और बिहार के जो जिला है मुंगेर और भागलपुर, इन्हीं दोनों में सम्मिलित रूप से अंग क्षेत्र को माना जा सकता है। और अंग की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी? चंपा थी। और यहाँ जो है 5वीं सदी का जो है ईसा पूर्व का मिट्टी का किला भी प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा जनपद है मगध। इस महाजनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज था, और यह 8 जनों का संघ था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मगध के क्षेत्र में जो अभी आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो पटना का एरिया है दोस्तों, गया है, और जो शाहाबाद जिला का क्षेत्र है दोस्तों, ये तमाम क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत आते थे। और गंगा के उत्तर में जो आज तिरहुत प्रमंडल है बिहार का, उस प्रमंडल में जो है वज्जियों का राज्य था। और जो वज्जियों का राज था दोस्तों वो टोटल 8 जनों का संघ था। तो पूछा जाता है दोस्तों कि वज्जियों में कितने जनों का संघ था? तो 8 जनों का संघ था। वज्जी इसके 8 जनों में सबसे प्रबल लिच्छवी थी। इसकी राजधानी वैशाली में थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से होती है। यानी जो वैशाली है दोस्तों वो वज्जी, इसके 8 जनों में जो है प्रबल लिच्छवी थे, और इसकी जो राजधानी थी वही वैशाली थी। आगे देखते हैं दोस्तों,
पुराण के अनुसार वैशाली अधिक प्राचीन नगरी है, परंतु पुरातत्व के अनुसार बसाड़ की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्व नहीं हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों काशी। इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। राजघाट की खुदाई से ज्ञात होता है कि सबसे पुराना जो शहर निवास स्थल जो मिला है काशी में दोस्तों, लगभग 500 ईसा पूर्व का था। तो काशी कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और इसकी राजधानी कहाँ थी? महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कोसल। इस जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है दोस्तों, और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। तो कोसल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर सहेत महेत नामक स्थान से की जाती है। कोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी आती है, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। तो अयोध्या जो नगरी है दोस्तों, ये महाजनपद काल में किस क्षेत्र का हिस्सा था दोस्तों? तो कोसल क्षेत्र का हिस्सा था। नेक्स्ट है दोस्तों मल्ल। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इसकी पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो पूछा जाता है दोस्तों, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी दोस्तों? किस जनपद में हुई थी? तो मल्ल जनपद में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों वत्स। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इलाहाबाद, जो कि आधुनिक रूप से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसी के कौशाम्बी में थी। वत्स लोग वही क्रूजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बस गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों अवंती। यह राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में विस्तृत था, और इस राज्य का दो भाग था दोस्तों। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। कालांतर में उज्जैन ने माहिष्मती को परास्त कर दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ, और उसकी सुदृढ़ किलेबंदी की गई। तो अवंती राज्य दोस्तों मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था दोस्तों। पहला उत्तर भाग, जो कि इसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। तो यही बाहुबली जो मूवी देखते दोस्तों, उसमें जो माहिष्मती सम्राट के बारे में दिया हुआ है, तो वो अवंती के ही क्षेत्र में स्थित थी। आगे देखते हैं दोस्तों कुरु। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद अवस्थित था, और कुरु की जो राजधानी थी दोस्तों वो इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान दिल्ली में स्थित है। इस महाजनपद पर युधिष्ठिर के वंशजों का शासन था। तो जो युधिष्ठिर थे दोस्तों, उनके वंशजों का शासन जो है कुरु क्षेत्र में माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पांचाल। यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं तथा फारुखाबाद में स्थित है। यह महाजनपद दो भागों में विभाजित थी दोस्तों। तो पांचाल भी कितने भाग में? दो भागों में विभाजित थी दोस्तों, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वो আহিत छत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपल्ली थी। सुरसेन यह उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित है, और सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है दोस्तों देखते हैं चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद का क्षेत्र विस्तृत था, और इसकी राजधानी सेथिवती थी। मत्स्य यह आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, और इसकी राजधानी विराटपुर थी। गांधार यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। अस्मक यह महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया भी है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था दोस्तों? तो वो अस्मक था दोस्तों, इसे याद रखना है दोस्तों। कंबोज यह उत्तरापथ में स्थित महाजनपद था, और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से क्षेत्र का विवरण है। तो ये कंबोज का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है दोस्तों गंधार देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये गंगा नदी है, और यमुना नदी किस तरीके से गई हुई है। यहीं पर श्रावस्ती है, मल्ल है, कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, कोसल है, अयोध्या है। ये सारे नगर का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है दोस्तों। और एकमात्र जो साउथ में स्थित है दोस्तों, दक्षिण भारत में, वह अस्मक महाजनपद था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 16 महाजनपद की राजधानी और विस्तार को देखते हैं। तो काशी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वाराणसी थी।
कोसल या कोसल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। अयोध्या थी, जो कि विस्तार है दोस्तों वो फैजाबाद मंडल में देखने को मिलती है। और अंग की जो राजधानी थी वो दोस्तों चंपा थी, और इसका विस्तार जो है भागलपुर और मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित जिला है दोस्तों, उसके क्षेत्र में देखी जा सकती है। और मगध जो है इसकी राजधानी राजगृह या गृहवृष थी, और जो है दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जो है मगध क्षेत्र था दोस्तों। और वज्जी जो कि वैशाली है दोस्तों, वज्जी क्षेत्र जो है उत्तर बिहार में, और जबकि मगध क्षेत्र जो है वो दक्षिण बिहार में स्थित था। तो ये याद रखना दोस्तों, बीपीएससी पूछा भी है क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर क्षेत्र का कौन सा महाजनपद था बिहार में, तो वो वज्जी था दोस्तों। मल्ल कुशीनगर क्षेत्र है दोस्तों इसकी राजधानी, और दूसरी जो राजधानी है दोस्तों वो पावा है। ये इसका जो विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर देवरिया जो क्षेत्र है उसी में मल्ल महाजनपद का उदय का क्षेत्र देखा जा सकता है। चेदी जो है, चेदी की राजधानी सेठवती या सुक्तिमती है, और आधुनिक जो बुंदेलखंड है वहाँ दोस्तों इसका विस्तार देखने को मिलता है। और वत्स की जो राजधानी है वो कौसंबी है। प्रयागराज एवं बांदा क्षेत्र में जो है वत्स क्षेत्र का विस्तार मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों पांचाल। उत्तरी पांचाल आहित्य छत्र रामनगर बरेली क्षेत्र है दोस्तों, और दक्षिणी पांचाल जो कांपल्य थी दोस्तों वो फारुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य जो है इसकी राजधानी विराटनगर है दोस्तों, ये अलवर भरतपुर और राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। सूरसेन जो है दोस्तों इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कि आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र को ही जो है सूरसेन के जनपद के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली थी, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखना है दोस्तों। अवंती उज्जैनी उत्तरी अवंती की राजधानी थी दोस्तों, और माहिष्मती जो है वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो तक्षशिला थी। और वर्तमान क्षेत्र में देखा जाए तो पेशावर रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है गांधार का विस्तार था। कंबोज का जो राजधानी है दोस्तों वो हाटक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कुरुक्षेत्र जो है वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है मेरठ। और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र है दोस्तों, उस क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ था। मगध साम्राज्य स्थापना और विस्तार। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में देखते हैं। तो मगध साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया, और इसका वर्णन इस तरह देख सकते हैं दोस्तों। तो मगध साम्राज्य में कौन कौन सा था दोस्तों, तो सबसे पहला जो वंश था दोस्तों वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के प्रमुख जो शासक हैं दोस्तों उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हैं बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 492 ईसा पूर्व तक रहे शासन में। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो बिम्बिसार। और उसके शासन काल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह बुद्ध का समकालीन था। बिम्बिसार ने अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि जो है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार हैं दोस्तों, और ये बुद्ध के समकालीन थे, इसे याद रखना है दोस्तों। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने कौशल, वैशाली तथा गांधार के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ मगध महाजनपद को महत्वपूर्ण बनाया। बिम्बिसार की जो प्रथम पत्नी थी दोस्तों वो कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह में उसे दहेज स्वरूप काशी ग्राम प्राप्त हुआ, जिससे उसे 1 लाख की आय होती थी। बिम्बिसार की जो दूसरी पत्नी थी वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, और जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तो अजातशत्रु का जो जन्म देने वाली माँ थी वो दोस्तों कौन थी, चेलना थी। और कहाँ की थी दोस्तों, तो वैशाली की लिच्छवी गणराज की थी। बिम्बिसार की तीसरी पत्नी जो थी वो दोस्तों वो पंजाब के मद्रकुल गांधार महाजनपद की इकाई के प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिम्बिसार को राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मगध की शत्रुता देखते हैं दोस्तों। तो मगध की शत्रुता सबसे ज्यादा अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और इसके जो राजा थे चंड प्रगोत महासेन का युद्ध बिम्बिसार से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो गई। यानी चंड प्रोध्यात जो थे अवंती के राजा दोस्तों, उनसे जो है
लगातार युद्ध हुई दोस्तों, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है शत्रुता जो है खत्म हो गई और मित्रता में चेंज हो गई, क्योंकि चंडोपाध्याय जो थे उन्हें पीलिया रोग से ग्रस्त हो गए थे। वो उनको जो है पीलिया रोग हो गया था। तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है जीवक जो राजवैद्य था दोस्तों वो किसके राज्य में था दोस्तों, तो वो बिंबिसार के राज्य में था दोस्तों। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। उस समय इसे गिरिब्रिज कहते थे, क्योंकि यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक लगभग 62 ईयर यानी 62 वर्षों तक शासन किया दोस्तों बिंबिसार। और बिंबिसार ने शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए। बिंबिसार ने सुदूर देशों जहां तक कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य में भी अपने राजदूत भेजे थे। और बिंबिसार का ही बेटा था दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों, और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसी के बाद जो है सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए इसे पीर्थहंता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पीर्थहंता के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो अजातशत्रु है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की जो माता थी वो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर आक्रमण किया। यानी अजातशत्रु का जो नानी का घर था दोस्तों वो लिच्छवी ही था, लेकिन लिच्छवी पर फिर भी उसने आक्रमण किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के विस्तारवादी आक्रामक नीति का काशी और कौशल ने मिलकर सामना किया। मगध और कौशल के बीच काफी समय तक संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ दोस्तों कि अजातशत्रु विजय हुआ। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा दोस्तों, और अपने जमाई को काशी सौंपकर संधि के लिए विवश होना पड़ा। यानी जो कौशल नरेश थे दोस्तों उन्होंने अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और जो है काशी को जो है उन्हें सौंप दिया। अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग कर वैशाली को जीत लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस समय प्राचीन काल में जो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे विशाल हथियार का जो प्रयोग है सबसे पहले अजातशत्रु ने ही किया था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी में वत्स्यों को पराजित किया था। अवंती के राजा मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे और इसी समस्या का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि राजगीर की किलेबंदी सर्वप्रथम किसके द्वारा कराई गई, तो अजातशत्रु के द्वारा की गई। क्यों की गई दोस्तों कि अवंती का जो राजा था दोस्तों वो मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा था और इसी के सामना करने के लिए अजातशत्रु ने पूरी राजगीर की किलेबंदी करवा दी थी। अजातशत्रु अपने कूटनीतिक मंत्री वास्यकार की सहायता से लिच्छवियों के संघ को भंग किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, उसी तरीके से जो है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी दोस्तों। और ये पूछा जाता है दोस्तों कि लिच्छवियों के संघ को भंग करने का कार्य किसने किया था दोस्तों, तो अजातशत्रु ने किया था। किसके द्वारा, तो अपने मंत्री जो थे उनके कूटनीतिक वास्यकार की सहायता से किया था। आगे देखते हैं दोस्तों उदयन। उदयन जो है वो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन में रहा दोस्तों। अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था। तो पटना जो है मुख्य रूप से जो है मगध साम्राज्य के केंद्र में था स्थित दोस्तों, और उदयन को जो है पटना नगर बसाने का भी श्रेय मिलता है दोस्तों। उदयन के काल में मगध का साम्राज्य उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ी तक विस्तृत हो गया था दोस्तों। शिशुनाग वंश के शासक देखते हैं दोस्तों, तो शिशुनाग वंश के सबसे पहले शासक है शिशुनाग दोस्तों, जो कि 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहे, और इसने उदयन की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो शिशुनाग ही है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली में स्थापित की। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, की शक्ति को समाप्त करना शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शिशुनागों ने
अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जो मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। तो पूछा जाता है दोस्तों, अवंती को जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया दोस्तों? तो शिशुनागों ने दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, काला अशोक। शिशुनाग के बाद जो है काला अशोक गद्दी पर बैठा दोस्तों, जो कि 394 से लगभग 366 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों। यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और इसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। काला अशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र में किया, जिसे शिशुनाग द्वारा मगध महाजनपद की राजधानी बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो काला अशोक के शासनकाल में 363 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और काला अशोक जो है किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो शिशुनाग वंश से संबंधित है। और इसने जो है अपनी राजधानी जो है वैशाली से जो है पाटलिपुत्र, जो कि पटना है दोस्तों, वहां ट्रांसफर कर ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों नंद वंश। नंद वंश के शासक देखते हैं दोस्तों। तो नंद वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, वो महापद्म नंद थे दोस्तों। इसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी और इसने स्वयं को एकराट कहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है एकराट की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था दोस्तों? तो महापद्म नंद था, जो कि नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों। महापद्म नंद ने न केवल कलिंग पर अधिकार किया, बल्कि उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। तो महापद्म नंद ने ही जो है सबसे पहले कलिंग पर अधिकार किया दोस्तों, और इसके विरुद्ध जो करने वाले थे दोस्तों विद्रोह, वो कौशल, उस पर भी जो है मगध साम्राज्य को मिला लिया दोस्तों उसके अंदर। नंद शासकों के पास एक बृहद सेना थी। इस सेना में लगभग 2 लाख पदाती यानी पैदल सेना दोस्तों, और 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थी दोस्तों। बृहद सेना थी दोस्तों नंद वंश की। नेक्स्ट दोस्तों घनानंद देखते हैं दोस्तों। तो इस वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों, वो घनानंद थे, जो कि 334 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा। इसके समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के अमत सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। यानी घनानंद के जो पुरोहित थे दोस्तों, यानी जिन्हें मानते थे पुरोहित के रूप में, वो कौन थे? सकटाल और स्थूलभद्र के ही शिष्य थे। कौन? घनानंद। और घनानंद जो है किस धर्म को मानते थे दोस्तों? तो वो जैन मत के पोषक थे दोस्तों। और घनानंद के समय ही भारत पर जो आक्रमण सिकंदर का 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं मगध साम्राज्य के राजवंश। तो वंश का नाम देखते हैं दोस्तों, शासक और कुल शासन काल। तो हर्यक वंश जो है दोस्तों, इनके प्रमुख जो शासक हुए वो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हुए, और कुल टोटल 132 साल तक शासन किया दोस्तों। दूसरा है दोस्तों शिशुनाग वंश, जो कि शिशुनाग थे दोस्तों प्रमुख शासक। उसके बाद काला अशोक, और उसके बाद जो है काकवर्ण थे, जिसके 10 पुत्र थे। तो फिर सत्ता का जो है विभाजन हो गया दोस्तों 10 लोगों में। तो लगभग 68 साल तक इनका शासन काल चला। आगे देखते हैं दोस्तों नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक हैं महापद्म नंद थे, और घनानंद हुए दोस्तों, जो कि 21 वर्ष तक इसका शासन रहा। मगध के सफलता के कारण के बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। तो मगध का पहला उल्लेख जो मिलता है दोस्तों, वो अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ जो है वो जरासंध का पिता था। जरासंध ने ही मगध के युद्ध में हिस्सा लिया था। लौह युग में मगध का भौगोलिक स्थिति उपयुक्त थी तथा लौह की समृद्ध भंडार जो है वो राजगीर के समीप अवस्थित थे दोस्तों। इसी की वजह से मगध की सफलता देखी जा सकती है, क्योंकि प्रमुख रूप से जो है लोहे का आविष्कार उस समय हो चुका था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। समृद्ध लौह खनिज के भंडार समीप ही उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सकते थे दोस्तों। और मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और दूसरी जो पाटलिपुत्र थी, वो सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान पर थी, क्योंकि जो पाटलिपुत्र था दोस्तों, वो पूर्वीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिसके कारण इस नगर ने समृद्धि पाई थी। मगध मध्य गंगा के मैदान के मध्य में स्थित था। इस अति उर्वर प्रदेश से जंगल समाप्त हो चुके थे और भारी वर्षा होती थी, इसलिए सिंचाई के बिना भी जो है इस क्षेत्र को उत्पादक बनाया जा सकता था दोस्तों।
आगे देखते हैं दोस्तों, मगध पहला साम्राज्य था जिसने अपनी पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया दोस्तों। यूनानी स्रोतों से प्राप्त होता है कि दोस्तों कि नंदों की सेना में लगभग 6000 हाथी थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विदेशी आक्रमण किस रूप में हुए। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ईरान का आक्रमण, फिर उसके बाद यूनान का देखते हैं। ईरानी आक्रमण में दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब मगध के राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान में जो है हकमनी शासक भी सुदृढ़ हो रहा था। तो जिस समय 6ठी सदी ईसा पूर्व जो मगध साम्राज्य यहाँ उदय हो रहा था दोस्तों, उस समय ईरान में कौन से साम्राज्य का स्थापना हो रहा था दोस्तों, तो हकमनी शासक थे दोस्तों वहाँ। ईरान के शासकों ने भारत को पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट का लाभ उठाया तथा दारेवहू यानी डेरियस के नेतृत्व में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में पंजाब हुआ, सिंध हुआ दोस्तों के पश्चिम के क्षेत्रों पर सिंध को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। सिंध क्षेत्र फारस यानी ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। क्षत्रपी ईरान में प्रांत को ही कहा जाता है दोस्तों। फारस साम्राज्य कुल मिलाकर 28 छत्रपति यानी 28 जो है प्रांत में विभक्त था दोस्तों। भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब का जो सिंधु नदी के पश्चिम वाला भाग है दोस्तों, वो भी सम्मिलित था उसमें दोस्तों। सिंध का जो क्षेत्र फारस साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ वाला भाग था। इस क्षेत्र में लगभग 360 टैलेंट यानी मुद्रा तथा भार का एक प्राचीन माप है दोस्तों टैलेंट। तो 360 टैलेंट जो है सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। यानी सिंध प्रांत से फारस वालों को जो है फारस साम्राज्य को बहुत ज्यादा फायदा था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दारावहू के उत्तराधिकारी शियार्स यानी जर्सिस ने यूनानियों के विरुद्ध लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपने फौज में शामिल भी किया था। सिकंदर के आक्रमण तक पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी साम्राज्य का प्रभाव बना रहा। ईरानी आक्रमण का परिणाम क्या क्या हुआ दोस्तों, तो देखते हैं। ईरानी लिपिकार यानी जो लिपिकार हैं दोस्तों, उसे उर्दू में कातिब कहा जाता है, भारत में लेखन का एक विशेष रूप लेकर आए। भविष्य में यह खरोष्टी नाम से प्रसिद्ध हुआ। खरोष्टी लिपि अरबी की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो अरबी हो गया दोस्तों या उर्दू हो गया, तो ये प्रमुख रूप से किधर से लिखी जाती है, दाईं से बाईं। जबकि हिंदी जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों, वो बाईं से दाईं की तरफ लिखते हैं। तो खरोष्टी लिपि जो देन है दोस्तों, वो ईरानी लोगों का ही माना जाता है। ईसा पूर्व 3री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का भी संकेत मिलता है। अशोक कालीन जो स्मारक है दोस्तों, विशेषकर जो घंटे के आकार का जो गुंबद देखने को मिलता है दोस्तों, वो ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित था। और ईरानी शब्द जो है दीपी के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है। तो ईरानी शब्द जो दीपी था दोस्तों, उसी आधार पर जो है अशोककालीन जो लेखक थे वो लिपि शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आक्रमण। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनानी आक्रमण। ईसा पूर्व 4ठी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। मकदूनिया के जो शासक थे दोस्तों सिकंदर, उनके नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानियों के साम्राज्य को लगभग नष्ट कर दिया दोस्तों। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी जो कि तुर्की है दोस्तों और इराक को, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। यानी ये पूरी इतने बड़े भूभाग को सिकंदर ने जीत लिया दोस्तों। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी जो लेखक थे दोस्तों, उन्होंने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को ही पढ़कर जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर 2 राज्य सर्वाधिक विख्यात थे दोस्तों। प्रमुख राज्यों में जो दोस्तों पहला राज्य था वो तक्षशिला था और उसके जो राजा थे वो आम्भी थे, और दूसरा जो राज्य था दोस्तों उसके राजा पोरस थे, जिसका राज्य झेलम और चिनाव के मध्य था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पोरस जो है उसका राज्य किस किस नदियों के बीच पड़ता था दोस्तों, तो झेलम और चिनाव नदी के बीच पड़ता था। तक्षशिला के जो शासक आम्भी थे दोस्तों, उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान पर विजय कर लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आ गया दोस्तों। सिकंदर को सिंधु नदी तक पहुंचने में लगभग 5 महीने लग गए थे। झेलम नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर का पहला और सबसे जो शक्तिशाली प्रतिरोध था दोस्तों, वो पोरस के खिलाफ था दोस्तों, क्योंकि आम्बी जो राजा थे वो दोस्तों उनके सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे लड़ते लड़ते थक गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना कहाँ से वापस लौट गई दोस्तों, तो व्यास नदी को वो पार करने से मना कर दी दोस्तों, और वहीं से वो वापस लौट गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों में अत्यंत श्रेष्ठ थे दोस्तों। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से बड़ी थी। इससे डरकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इसका उल्लेख इस रूप में भी समझ सकते हैं दोस्तों कि सिकंदर ने अपने सैनिकों के संबंध में कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। तो इस रूप में समझ सकते हैं दोस्तों कि मगध पर जो नंद वंश का शासन था दोस्तों, उसकी विस्तृत सेना, विशाल सेना देख के जो है उनके सेना, सिकंदर की सेना का मनोबल डाउन हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सिकंदर तथा उसकी सेना ने भारत में लगभग 19 महीने व्यतीत किए और वापस जाते हुए 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसका निधन हो गया सिकंदर का दोस्तों। तो पूछा जाता है दोस्तों, सिकंदर और उसकी सेना भारत में लगभग कितने समय व्यतीत किए दोस्तों, तो लगभग 19 महीने व्यतीत किए। आगे देखते हैं दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइडे स्पीच के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, और यह युद्ध सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है हाइडे स्पीच युद्ध जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, तो झेलम नदी के तट पर हुआ। पोरस का राज्य जो है वो झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। झेलम नदी के किनारे हुए हाइडेस्पीज युद्ध में पोरस की पराजय हुई, यानी सिकंदर जो है दोस्तों वो विजय प्राप्त किया दोस्तों। हाइडेस्पीज के युद्ध में भारतीय शासक शशिगुप्त, आम्बी तथा संजय ने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर पोरस की बहादुरी और साहस से बड़े प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनानी आक्रमण के क्या परिणाम हुए दोस्तों, तो सिकंदर के अभियान से लगभग 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तात्कालीन सुविधाएं बढ़ी। सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में निकैया शहर की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में किस शहर की स्थापना की, तो निकैया शहर की स्थापना, जबकि उनका जो प्रिय घोड़ा था दोस्तों उसकी मृत्यु पर जो है बुका फेला शहर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, सिकंदर ने अपने मित्र निर्याकस के नेतृत्व में एक दल को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था, और इस अभियान के कारण भारत तथा मध्य एशिया के बीच प्रसिद्ध जलमार्ग का पता चला दोस्तों। तो भारत और मध्य एशिया के बीच जो प्रसिद्ध जलमार्ग है दोस्तों, इसकी भी खोज करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो सिकंदर के जो दोस्त है निर्याकस को जाता है। यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यूनानियों ने भारत के संदर्भ में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, यानी परिपूर्ण रूप से जो है सिस्टमैटिक ढंग से लिखा था दोस्तों, जो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मूल्यवान प्रतीत होते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।